हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है विजन आईएएस का पीटी 365 इन्वायरमेंट का पार्ट 7 हम कंप्लीट करने वाले हैं आज। इसके पहले के अगर पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको एक बार जाकर देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमने आर्ट एंड कल्चर का पीटी 365 ऑलरेडी कवर किया हुआ है और उसका एक मैराथन वीडियो भी आपके लिए हमने अपलोड कर दिया है चैनल पर। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको भी एक बार जाकर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीटी 365। ठीक है, तो उसी के लिए हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो है टॉपिक वो हम आज पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट में इको सेंसिटिव जोन है जो यहाँ पर घोषित करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से घोषित करता है। तो यहाँ पर वो एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन देता है कि ESZ किसको बनाना है। तो यहाँ पर अभी दाचीगम नेशनल पार्क जो है और तजवास करके है और उबेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू एंड कश्मीर की, यहाँ पर इनको इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की बात करी गई है। ये शॉक एब्जर्वर की तरह क्रिएट किए गए हैं, एब्जॉर्बर की तरह क्रिएट किए गए हैं फॉर द प्रोटेक्टेड एरिया। देन नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो 2002-2016 है, उसमें यहाँ पर ESZ के अंदर मतलब किस तरह से ESZ आपको स्टैब्लिश करना अंडर द एनवायरमेंट एक्ट 1986 ये बताया गया है। यहाँ पर नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है उसमें बताया गया कि 10 किलोमीटर्स बाउंड्रीज जो होती है एक नेशनल पार्क है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, उसको हम बोलते हैं ESZ। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्राइटेरिया कितना है, 10 किलोमीटर्स का है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट कर दिया है कि मिनिमम 1 किलोमीटर ESZ अराउंड द नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शुड बी देयर, मतलब 1 किलोमीटर का तो होना कंपलसरी है, ऐसा बोल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो प्रोहिबिशन किसका होता है, आप कमर्शियल माइनिंग नहीं कर सकते, सेटिंग ऑफ अ सॉ मिल्स नहीं कर सकते, आप इंडस्ट्रियल जो भी पॉल्यूशन कॉज करती है वो वाली इंडस्ट्रीज यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन रेगुलेट कर सकते हैं आप फैलिंग ऑफ ट्रीज, ड्रास्टिक चेंजेस इन एग्रीकल्चर सिस्टम एंड कमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज, ये सारे काम यहाँ पर हो सकते हैं। परमिट क्या है यहाँ पर, मतलब इसमें हमको थोड़ा सा आपको कहना चाहिए एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा या परमिशन लेके करना पड़ेगा। बट परमिटेड की अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्या मिलेगा, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर आप कर सकते हैं, यहाँ पर लोकल कम्युनिटीज यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पर हो सकती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर आता है सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीज। बेसिकली ये जो कमिटीज बनाई गई हैं अगेन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनाई गई हैं। परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि पहले एक एडहॉक कमिटी थी, उसको रिप्लेस करके 2002 में इसको बनाया गया है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। इसके चेयरमैन की बात अगर मैं कंपोजिशन की बात करूंगी तो यहाँ पर चेयरमैन और 3 एक्सपर्ट मेंबर आपको मिलते हैं जो कि 3 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं और बोल सकते हैं एक्सटेंडेबल है अप टू वंस, एक बार ही आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं अप टू एज ऑफ 60 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पर और क्या आपको पता होना चाहिए, वही है कि दे शुड हैव एक्सपीरियंस इन एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें इनका क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इसका फंक्शन बेसिकली होता क्या है, अब एम्पावर्ड कमिटी है तो ये इम्प्लीमेंट करती है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को और प्लेसेस करती है रिपोर्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस बिफोर द सेंटर। बेसिकली जो भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है एनवायरमेंट कंसर्न को लेकर, तो यहाँ पर हमको उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है ये सारी चीजें यहाँ पर बताई हैं। यहाँ पर जो एग्रीव्ड पर्सन होता है वो अपनी एप्लीकेशन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर जा सकता है कि हमें इस चीज से परेशानी, इस चीज से आपत्ति है, सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करने के लिए सजग है। देन वी हैव यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट के लिए एक फोरम बनाया गया है, कहाँ पर, देहरादून उत्तराखंड में बनाया गया है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। कंट्री लेड इनिशिएटिव है। बेसिकली 2 थीमेटिक एरियाज होते हैं फॉरेस्ट, फायर एंड वाइल्ड लाइफ के, एक है फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन और एक एंड सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी, फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। प्राइमरी गोल की अगर मैं बात करूंगी तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं टू द डिस्कशन ऑफ UNFF रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड UN स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट। यहाँ पर देखिए UN स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट, ये हमेशा यूनाइटेड नेशंस के द्वारा निकाला जाता है। अभी 2017 से 30 तक का जो हमने विजन लिया हुआ है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे बेसिकली 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रखे गए हैं, ये ध्यान रखना है आपको, और 26 एसोसिएटेड टारगेट्स यहाँ पर रखे गए हैं। देन उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम
IFWCS, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको लॉन्च किया है। इसमें क्या होता है कि एक नेशनल फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया के तहत यहाँ पर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। जो हमारा SFM होते हैं, डिजाइन टू प्रमोट SFM, जो हमने इसके पहले पढ़ा था, उसको प्रमोट करने के लिए और सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है हमको ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट इन द कंट्रीज। वॉलंटरी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन भी ये ऑफर करते हैं कि कोई तीसरी पार्टी जुड़कर अगर काम करना चाहती है तो वो भी यहाँ पर जुड़कर काम कर सकती है। बेसिकली जो ये सर्टिफिकेशन है ये एप्लीकेबल किस किस के लिए है, टिम्बर के लिए भी होता है एंड नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए भी होता है। ये बेसिक बात है, इस पे आपको पता होना चाहिए। चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन है, मतलब एक बार मैंने सर्टिफिकेशन ले लिया तो आने वाले समय पे मेरे चाइल्ड को मैं वो ट्रांसफर कर सकती हूँ, तो कस्टडी सर्टिफिकेशन होता है यहाँ पर। किसके तहत काम करता है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन के तहत ये काम करता है। अब देखिए यहाँ पर अदर फॉरेस्ट से रिलेटेड कौन सी न्यूज़ेस रही हैं। इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में इसकी 59th काउंसिल अभी आयोजित की गई है, ये ध्यान रखना। 59th काउंसिल सेशन इसका हुआ है। ये कहाँ पर हेडक्वार्टर है इसका, योकोहामा, जापान में इसका हेडक्वार्टर है। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1989 में, ये ध्यान रखना है। बेसिकली वही है, प्रमोट करना है सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। कितनी कंट्रीज शामिल है, तो 76 कंट्रीज शामिल है, इंक्लूडिंग इंडिया, यहाँ पर आपको बता दिया है। और गवर्निंग बॉडी कंसिस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल। अब आता है एक्रीडिएटेड कंपनसेंट्री अफॉरेस्टेशन, ACA जिसको बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत यहाँ पर ये आता है। 579 हेक्टेयर्स को रिक्लेम किया है लैंड को ACA के तहत, ये ध्यान रखना। 579 हेक्टेयर्स की बात करी गई है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल यहाँ पर लगता है इसमें, ये ध्यान रखना है। पीपल एंड गवर्नमेंट एंटिटीज अपना वेजिटेशन को रेज कर सकती हैं और ऑन द फॉलो लैंड एंड सेल इट टू द प्रोजेक्ट डेवलपर्स हु नीड टू मीट द CA टारगेट्स, उनको आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है ना। CA इज मैंडेटरी अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 फॉर नॉन फॉरेस्ट्री यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। अब CA क्या है, वो हमारे चार्टेड अकाउंटेंट वाला नहीं है, दैट इज कंपनसेंट्री अफॉरेस्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फॉरेस्ट, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच। The World Resource Institution WRI and the University of Maryland updated Global Forest Review on the Global Forest Watch platform. ये establish की गई है 1997 में एज अ पार्ट ऑफ अ फॉरेस्ट फ्रंटियर इनिशिएटिव के तहत। 2019 में अगर हम के डेटा की बात करेंगे तो 82 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इसमें शामिल है। अगर मैं बोलूँ ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है WRI दैट इज वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ये हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1997 में होता है। प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर द नेचर एंड टू स्टेबलाइज द क्लाइमेट, बेसिक चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट, CPF बोला जाता है इसको। जॉइंट कॉल ऑफ एक्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये इन्होंने अपना कहना चाहिए एजेंडा टाइप का लॉन्च किया है, फॉरेस्ट टूवर्ड्स 2030। इन्होंने इस्टेब्लिश किया है 2000, CPF बेसिकली इस्टेब्लिश हुआ है 2001 में, जो कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ UN इकोसॉक के बारे में जो मैंने आप लोगों को एक बार बताया था, उसके तहत यहाँ पर काम करती हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ना, बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इसका पार्ट बन जाती हैं, कोई कंट्री ओरिएंटेड नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट भी है वेटलैंड्स, कोस्टल लैंड्स एंड ओशियंस के बारे में देख लेते हैं। तो पहला इंटरनेशनल ट्रीटी हुआ है टू प्रोटेक्ट द हाई सीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुआ है, पहला हुआ है, इससे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ट्रीटी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी पे हुआ था ऑफ एरिया बियॉन्ड द नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब एक कंट्री है उसकी जो नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड जो भी मराइन बायोडाइवर्सिटी है हमको यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करके चलना है, ठीक है। हाई सीज ट्रीटी एम्स एट टेकिंग स्टीवॉर्डशिप ऑफ ओशियंस ऑन बिहाफ ऑफ प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन, मतलब आगे आने वाली जनरेशन के लिए हमको यहाँ पर उसको सिक्योर करके रखना है, ठीक है। ये फ्रेमवर्क जो है ये अडॉप्ट किया गया है UN क्लॉज के तहत। UN क्लॉज आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसको बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। ये लीगली बाइंडिंग है नेचर का, और जैसे ही आप इसको रेटिफाई कर देते हैं तो 60 कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको अभी तक रेटिफाई कर दिया है। तो ये देखिए मैरीटाइम जोन में हम बता देते हैं, कोस्ट हमारा है जैसे कि बेसलाइन, उसके 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा टेरिटोरियल सी कहलाता है। सोवरेनिटी एक्सटेंड टू
to the water column to the air space above and the sea bead and the subsoil, मतलब सोवरेनिटी यहाँ तक रहेगी आपकी। उसके बाद अगर हम 24 नॉटिकल माइल्स तक पहुंचते हैं तो कंटीजियस जोन होता है, यहाँ पर लिमिटेड लॉ इन्फोर्समेंट जोन कहलाता है। फिर हमने 200 नॉटिकल माइल्स का हमारा इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। देन उसके बाद कुछ इसमें एक्सटेंड कर देते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ को, ठीक है। फिर आपको 350 नॉटिकल माइल्स और उसके बियॉन्ड जो भी अपन जाएंगे तो द हाई सी आ जाता है। तो ये समझ में आना चाहिए कि द हाई सीज कहाँ से आते हैं, तो 300 मैक्सिमम 350 नॉटिकल माइल्स होते हैं फ्रॉम द कोस्ट और अ बेस लाइन, 100 नॉटिकल माइल्स बियॉन्ड 2500 मीटर आइसोबाथ। इतना ध्यान नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखेंगे 350 नॉटिकल माइल्स तक ये रहता है हाई सीज, ठीक है। फिर आता है कोरल रीफ ब्रेक थ्रू, द इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, इसको ध्यान रखेंगे ICRI, इन्होंने लॉन्च किया कोरल रीफ ब्रेक थ्रू इन पार्टनरशिप विद द ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ एंड हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियनशिप। इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव बेसिकली है क्या, एक पार्टनरशिप है बिटवीन नेशंस एंड द ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। 1994 में इसको स्टैब्लिश किया गया ऑस्ट्रेलिया, जहां पर देखिए कोरल रीफ मिलते हैं वहां के लिए आता है, ठीक है। फ्रांस है, जापान, जमाइका, फिलीपीन, स्वीडन, यूके एंड यूएसए ने इसको फाउंड किया था। अभी एट प्रेजेंट में हम बात करेंगे तो 101 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया, ये ध्यान रखना है। वही है प्रिजर्व करना है कोरल रीफ्स को एंड रिलेटेड इकोसिस्टम को अराउंड द वर्ल्ड। बहुत बेसिक चीज है, उसके बारे में ही आपको पढ़ना है और ज्यादा यहाँ पर हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट भी है, अब इसका पॉल्यूशन कैसे कैसे होता है वो आप लोगों ने स्टैटिक पोर्शन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो वो हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। अब वेटलैंड्स कौन कौन सी इंडिया की, देखिए डल लेक जम्मू एंड कश्मीर, फिर उसके बाद कंवर लेक वेटलैंड बिहार, उसके बाद दियोपर बील असम, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, चिल्का लेक उड़ीसा, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश अगेन, वेम्बनाड लेक केरला और भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश। ध्यान रखेंगे कितने वेटलैंड्स है इंडिया में। अब चिल्का लेक के बारे में बात कर लेते हैं। अगेन 88 बर्ड स्पीशीज यहाँ पर फाउंड हुई हैं। एनुअल समर सर्वे ऑफ बर्ड्स यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, ये ध्यान रखना है, और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून बनाता है। फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इसको दिया गया था रामसर कन्वेंशन के तहत इन द ईयर ऑफ 1981, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसको रिमूव कर दिया गया है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड 2002 से रिमूव कर दिया गया है, ये ध्यान रखना है। ये ध्यान रखें आप लोग। उसके बाद यहाँ पर आपको एक कालीजय टेम्पल इस आइसलैंड पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इर्राविडी डॉल्फिन के बारे में हमने पढ़ा था जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज है, वो इसमें आती है। अगेन मैं यहाँ पर एक चीज बताऊंगी कि हमने स्पीशीज इन न्यूज करके एक वीडियो कवर किया हुआ है, अगर वो आपने नहीं देखा तो उसको एक बार जाकर देख लीजिए। उसमें हमने हर चीज का स्टेटस बताया, IUCN स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है क्या है, कहाँ पाया जाता है, सब डिटेल में पढ़ाया, उसको एक बार जाकर देख लीजिएगा। देन वी हैव पुलिकट लेक, 6 ईयर एब्सेंस के बाद यहाँ पर पुलिकट लेक की बात करी गई। लेसर फ्लेमिंगोज यहाँ पर पुलिकट लेक में फाउंड किए गए हैं। लेसर फ्लेमिंगो नियर थ्रेटेंड स्पीशीज है और 6 साल के बाद देखने के लिए मिले, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है और लगून है इंडिया का आफ्टर चिल्का, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको बैरियर आइसलैंड देखने के लिए मिलेगा, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वी हैव डल लेक जम्मू एंड कश्मीर। अगेन यहाँ पर डिफरेंट डेप्थ ऑफ लेक्स, अलग अलग तरह की डेप्थ देखने के लिए मिल रही है। श्रीनगर ज्वेल इसे कहा जाता है। ये फॉर्म हुआ है ड्यू टू द फ्लड स्प्लेज ऑफ झेलम रिवर के कारण ये फाउंड हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको फ्लोटिंग गार्डन जिसको हम बोलते हैं राड कश्मीरी में, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। देन वी हैव भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश। यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बैन किया ऑपरेशन ऑफ क्रूज बोट्स इन अपर लेक इन भोपाल एंड अदर वेटलैंड साइट्स। भोज वेटलैंड है तो वहां पर आप क्रूज नहीं चला सकते, उसको बैन कर दिया गया है, ये ध्यान रखना है। बैन किसके तहत किया गया है, नो डेवलपमेंट जोन है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं चलेगा। बफर जोन है ये, 2017 के तहत रूल लगाया गया है भोपाल मध्य प्रदेश में, आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। रामसर साइड में 2002 में ये लाया गया है। नेक्स्ट भी है वेम्बनाड कोल वेटलैंड केरला। यहाँ पर आपको कबुम्बा, परकूता और पिंक ब्लूम जिसके कहते हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बेसिकली 10 रिवर्स हैं जो कि यहाँ पर फेड करती हैं, तो इसको ध्यान रखना है आपको।
रिवर सिस्टम मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, अगर वो नहीं देखा तो उसका वीडियो एक बार देख लीजिएगा, सारा आपको डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर आपको स्पॉट बिल्ड पेलिकन देखने के लिए मिल जाएगा। देन उसके बाद डीपर बील असम करके में है, जो वाटर स्पोर्ट्स और टूरिज्म के लिए बहुत फेमस रहा है। ये परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट बील लेक है ब्रह्मपुत्र वैली में जो पड़ता है। यहाँ पर आप ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, रामसर साइट भी है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। और यहाँ पर आपको व्हाइट आइड पोचर्ड्स, ग्रे लेम गूज और बेस पोचर्ड ये देखने के लिए मिल जाते हैं। देन वी हैव कांवर लेक, ये अगेन आपको बिहार में देखने के लिए मिल जाती है। ड्राई होने की कगार पर आ गई है, इसलिए चर्चा में थी, इसलिए आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव ये फ्रेश वाटर नेचुरल वेटलैंड है। गंडक, बिया और कारेह रिवर का इन्फ्लुएंस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ऑक्सबो लेक है, ये ध्यान रखेंगे, ऑक्सबो का क्वेश्चन अभी सीडीएस में पूछा गया था, तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। रामसर साइट में 2020 में एड ऑन किया गया है। फिर कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश का है, ये कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का, कृष्णा और गोदावरी रिवर से कनेक्ट होता है। और ये बस इसमें इतना ही ध्यान रखेंगे। फिर सुंदरवन के बारे में आप सभी को पता है कि लाइंग आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल में आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर इंडिया में 40% और बांग्लादेश में 60% जाता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर्स उनका संगम से ये बनता है और कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। अब बात कर लेते हैं अदर बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड न्यूज क्या थी। एक ऑपरेशन कच्छप चलाया गया है, डायरेक्शन ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस served 955 live baby gangetic turtles in a crackdown on illegal wildlife trade in multi-city operation कच्छप। बहुत सारे आपने सुना होगा जो गैंगेटिक टर्टल्स होते हैं उनका ट्रेड किया जाता है, इलीगल ट्रेडिंग की जाती है, तो यहाँ पर उसको रोकने के लिए ऑपरेशन कच्छप चलाया गया है, ये ध्यान रखना है। बेसिकली इंडिया वर्ल्ड का ऐसा हॉट स्पॉट है जहाँ पर टर्टल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। आपने ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में सुना होगा, वो हमारे यहाँ पर आकर अपने प्रजनन का काम करते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। और गंगा रिवर में आपको ऐसे 13 स्पीशीज देखने के लिए मिल जाते हैं, तो यहाँ पर उसके बैन को रोक लगाने के लिए हमने ऑपरेशन कच्छप लेकर आए हैं। फिर उसके बाद क्रिप्टोबायोसिस एक शब्द आया है, ये माइक्रोस्कोपिक वॉर्म है बैक टू द लाइफ आफ्टर दे वर फ्रोजन इन द साइबेरियन फार्म हाउस, मतलब एक जगह स्टोर करके रखे थे और उसको फिर से हमने अपने लाइफ में लेकर आए हैं। क्रायोटोबायोसिस इज अ स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हेन इट शोज नो विजिबल साइन ऑफ लाइफ, ऐसा स्टेट जब वहां पर वो अपनी कोई लाइफ शो नहीं करता है, लाइफ का साइन शो नहीं करता, दैट इज नोन एज क्रिप्टोबायोसिस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर एफपी करके आपको एक देखने के लिए मिल जाएगा, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस देखने के लिए मिल रहा है, एफपी नाम है, पहला इंस्टेंस इसका देखा गया है। वर्जिन बर्थ भी बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखना है आपको। एबिलिटी ऑफ सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग स्पीशीज टू समटाइम प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग असेक्सुअली भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव एनवायरमेंटल डीएनए, ईडीएनए जिसको बोला जाता है। अब ईडीएनए से कंफ्यूज नहीं होना है कि इलेक्ट्रॉनिक डीएनए तो नहीं है, नहीं, ईडीएनए इज एनवायरमेंटल डीएनए, ध्यान रखना है। किसने फाउंड किया है, तो दे विंटन गोल्डन मोल करके है, उन्होंने पहली बार इसको फाउंड किया लास्ट 87 ईयर्स, सॉरी लास्ट 87 ईयर्स विद द हेल्प ऑफ एनवायरमेंट डीएनए टेक्निक। ये साउथ अफ्रीका में कहना चाहिए एंडेमिक हो गई है, आईयूसीएन स्टेटस इनका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, डी विंटो गोल्डन मोल इसको नाम दिया गया है। और की फीचर्स ये मैंने आपको यहाँ पर बहुत बेसिक चीजें हैं, ये मेथड ऑफ स्टडिंग बायोडाइवर्सिटी की है, मॉनिटरिंग इकोसिस्टम में चेंजेस क्या आ रहे हैं उसके लिए है। फिर उसके बाद ट्रॉपिकलाइजेशन, बेसिकली राइजिंग द सी टेम्परेचर ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकलाइजेशन, ये ध्यान रखना है, बहुत बेसिक टर्म है। ये इक्वेटर से पोल्स की तरफ देखने के लिए आपको ज्यादा मिलता है। सॉरी, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज इनक्वाइस करके है। इनक्वाइस जो है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने के लिए बनाया गया है। ये ऑटोनोमस बॉडी है जो कि 1999 में आई थी, ये ध्यान रखेंगे। इसका मिशन है वही ओशियन के डेटा को कलेक्ट करना, उसकी इन्फॉर्मेशन जुटाना और एडवाइजरी जारी करना, बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फर्स्ट सेंसर ऑफ वर्ल्ड वाटर बॉडीज का पहला सेंसस हुआ है जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको रिलीज किया है। यहाँ पर दे डेवलप अ डेटाबेस फॉर ऑल द वाटर बॉडीज के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली 6th माइनर इरिगेशन सेंसस भी हम इसको बोलते हैं, उसके तहत इसको लॉन्च किया गया है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इरिगेशन सेंसस जिसका नाम दिया गया है।
यहाँ पर बोला गया है 24.25 लाख वाटर बॉडीज पाई गई हैं, 97.1% रूरल एरिया में, 2.9% अर्बन एरिया में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। 3 स्टेट्स, टॉप स्टेट जहां पर वाटर बॉडीज बहुत ज्यादा हैं, तो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में है। स्टेट और यूनियन टेरिटरी जहां पर लीस्ट वाटर बॉडीज हैं, तो सिक्किम, चंडीगढ़ और दिल्ली में। देन उसके बाद मैन मेड वाटर बॉडी 78% है, नेचुरल वाटर बॉडी 22% है। नेक्स्ट वी हैव मिष्टी, ये मैनग्रूव्स के लिए है, मैनग्रूव्स इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। ये आपने बजट में भी पढ़ा होगा पहले वाले, उसमें भी इसके बारे में बात करी गई थी, इसको ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर बोला गया है कि हमको क्या करना है, रिस्टोर करना है मैनग्रूव फॉरेस्ट को, उसके लिए मिस्टी प्रोग्राम चलाया गया है। देन उसके बाद रिवॉर्ड प्रोग्राम चलाया गया है, रिजुविनेशन वाटर शेड्स फॉर एग्रीकल्चर रिसिलियंट थ्रू द इनोवेटिव डेवलपमेंट। तो ये किसके द्वारा चलाया गया, वर्ल्ड बैंक की सहायता से प्रोग्राम चलाया गया है। 2021 से 2026 तक 5 साल का ये प्रोग्राम चलाया गया है। बेसिकली प्रेजेंटली इंप्लीमेंट कहाँ किया गया है, इसको कर्नाटका एंड उड़ीसा में इसको इंप्लीमेंट किया गया है। बेसिकली वाटरशेड मैनेजमेंट हमको हर एक स्टेट में करना है। नेक्स्ट वी हैव इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो चर्चा में थे। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया WII चर्चा में था, जिसका एस्टेब्लिशमेंट इन द ईयर ऑफ 1982 होता है। ऑटोनोमस बॉडी है, ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर ध्यान रखना है, ये कंडक्ट करता है वाइल्ड लाइफ रिसर्च इन द एरियाज ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंडेंजर्ड स्पीशीज। लोकेशन कहाँ पर है इसकी, देहरादून में। अब ये एक रिपोर्ट जारी करता है, स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड 2023 रिपोर्ट, ठीक है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ ये लॉन्च करता है, WII लॉन्च करता है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमने अलग अलग तरह की फाइंडिंग्स आपको बताई हैं कि किस तरह से शोर बर्ड्स जो आर्कटिक में आते थे वो इसके कारण से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पर्टिकुलरली किस तरह से उनमें अफेक्ट हो रहा है। बहुत सारी बर्ड स्पीशीज है, जैसे कि इंडियन पी फॉल, रॉक पिजन, एशियन कोल, हाउस क्रो, ये इनमें एक इंक्रीजिंग ट्रेंड आपको देखने के लिए मिला है। उसके बाद एंडेंजर्ड कैटेगरी में इंडियन स्किमर आ गया है और ब्लैक बेलीड टर्न आ गया है। कौन सी रिवर के किनारे मिलता है ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरीज में बंगाल फ्लोरिकन और बेस पोचर्ड आए हैं, ये ध्यान रखेंगे। देन उसके बाद जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी चर्चा में था। एस्टेब्लिशमेंट होता है 1916 में, लेकिन म्यूजियम कैलकाटा में 1875 में ही इसका बन गया था, ये ध्यान रखेंगे। कोलकाता में ही इसका हेडक्वार्टर है। फ्लोरा एंड फौना डेटाबेस जारी करता है 664 एनिमल स्पीशीज का और 339 टैक्सा का, यहाँ पर इन्होंने डाटा शो किया हुआ है। इसके हिसाब से, इस डेटा के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम डिस्कवरीज फ्लोरा एंड फौना की आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाती है, केरला में देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से फौना डिस्कवर्ड हुए हैं, तो लॉन्ग फिंगर्ड बैट डिस्कवर हुआ है मेघालय में और बैम्बू ड्वेलिंग बैट डिस्कवर हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में सेला मॉस्क मैकॉक देखने के लिए मिला हुआ है। सेला पास के पास सेला टनल भी बनाया गया है जहां पर व्हाइट चिक्ड मकाऊ देखने के लिए मिला है। देन उसके बाद नारकोंडम आइलैंड ऑफ अंडमान में यहाँ पर येलो रैम्ड फ्लाई कैचर देखने के लिए मिला हुआ है। तो यहाँ पर सबके अलग अलग नाम है। फ्लोरा कौन कौन से हैं वो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। बहुत ज्यादा फौना के बारे में ही वैसे पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं ले सकते, एक बार आप लोग इसके बाद फ्लोरा के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको 75 एंडेमिक बर्ड्स जो हैं वो भी बता दिए हैं, इस रिपोर्ट में जारी किए गए हैं, उसको भी एक बार पढ़ लेंगे। इसको बोलते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको पब्लिश किया, 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट ही नाम है इसका। उनके बारे में यहाँ बताया कि मणिपुर में बुश क्वेल करके है, हिमालयन क्वेल है, जैडन्स कर्सर है, तो ये स्पीशीज नॉन रिकॉर्डेड इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स, दिखने ही नहीं मिली कुछ एंडेंजर्ड कैटेगरी में, ये एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। बेसिकली एंडेमिक है अंडमान और निकोबार की, वो पढ़ लीजिएगा, जैसे कि निकोबार मेगापोड है, निकोबार सरपेंट ईगल है, अंडमान क्रैक, नाम में तो अंडमान निकोबार लगा है तो थोड़ा सा आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, 100 कंट्रीज इसमें शामिल हैं। इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1961 में होता है। हेडक्वार्टर इसका मॉर्गे स्विट्जरलैंड में है। इसको वर्ल्ड वाइड फंड के नाम से जानते हैं, जो कि 1985 में किया गया है। ग्लैड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये अलग अलग रिपोर्ट जारी करता है, जैसे लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 ये जारी करता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इसका पार्ट 7 भी कंप्लीट होता है। अगर पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज एक बार जाकर देख लीजिएगा।
कल्चर की हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, तो एक बार कल्चर की पीटी 365 उसको भी गो थ्रू कर लीजिए। उसका हमने एक मैराथन सेशन भी आपके लिए बना दिया ताकि एक ही बारी में आप सारे रिवीजन अच्छे से कर सके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।